जय हिंद। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेटेड श्रावस्ती पर। मैं हूं सूरज चौधरी और आज आपको मैं पढ़ाऊंगा बहुत ही अच्छा चैप्टर। ये क्लास 11th के बच्चों के लिए होने वाला है। बहुत ही अच्छा चैप्टर है दोस्तों। बहुत ही सिंपल से तरीके से मैं आपको समझा दूंगा और सारी बातें आपको जो है क्लियर समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो लास्ट तक बने रहिएगा हमारे इस वीडियो में। आज का ये चैप्टर जो है आपका पहला चैप्टर हम स्टार्ट करने वाले हैं। इस चैप्टर का नाम हो जाता है द लिविंग वर्ड। ठीक है, क्या नाम हो जाता है? द लिविंग वर्ड इसका नाम हो जाता है। ठीक है, इस चैप्टर का नाम क्या है? लिविंग वर्ड। ठीक है, द लिविंग वर्ड ये आपके चैप्टर का नाम है। ये आपके एनसीईआरटी का पहला चैप्टर है। ये बेटा क्लास 11th के बच्चों के लिए है। किसके लिए है? क्लास 11th के बच्चों के लिए, जो बायोलॉजी वाले बच्चे हैं उनके लिए है। ठीक, तो इस चैप्टर को हम लोग बिल्कुल बहुत ही अच्छे से समझेंगे। और इस चैप्टर को मैं बेसिकली 2 या 3 पार्ट में हो सकता है बनाऊं, क्योंकि मैं ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं खींचना चाहता। बहुत ही सिंपल सा मैं छोटे छोटे वीडियो बनाना चाहता हूं, जिससे आपको समझ में भी आ जाए चीज़ें और आप जो है क्लियर भी रहें कि हाँ क्या क्या चीज़ें इसमें हैं। ठीक, तो ये चैप्टर वैसे बेसिकली बहुत ही सिंपल सा चैप्टर है। सबसे पहले देखिए, यहाँ पे हमने पीपीटी जो तैयार किया उसमें लिखा है व्हाट इज़ लिविंग। ठीक है, आखिर लिविंग क्या है? ठीक है, तो इसको हम लोग समझते हैं कि लिविंग क्या है। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी लोग यहाँ देख पा रहे हैं, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, क्या देख पा रहे हैं भाई? तो यहाँ पे आपको बैक्टीरिया दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है? बैक्टीरिया आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो बैक्टीरिया क्या है मित्रों? बैक्टीरिया क्या है? बैक्टीरिया एक लिविंग है। क्या है? लिविंग है। बैक्टीरिया आपका क्या है? लिविंग है। यहाँ पे आपको आर्किया दिख रहा है। ठीक है, ये भी क्या है? एक बैक्टीरिया का टाइप्स है। जब आप लोग अभी बैक्टीरिया क्लासिफिकेशन पढ़ोगे, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, वहाँ पे मैं बताऊंगा आपको कि बैक्टीरिया के भी टाइप्स होते हैं। बैक्टीरिया को भी क्लासीफाई किया गया है, आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया। ठीक है, तो ये क्या है? आर्किया है। ये भी क्या है? आपका एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है। फिर आपका यहाँ पे प्रोटिस्टा है। प्रोटिस्टा भी जब आप बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ोगे नेक्स्ट चैप्टर, वहाँ पे भी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद जो है यहाँ पे आपको कुछ दिख रहा है, ये क्या है? ये क्या है आपका? ये फंगस हो जाता है। क्या हो जाता है भाई? ये आपका फंगस हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे आपको कुछ प्लांट्स दिख जा रहे हैं, यहाँ पे कुछ आपको एनिमल मीन्स गिलहरी यहाँ पे दिख रही है। ठीक है, तो ये सब क्या है? ये सब आखिर क्या है? ये सब लिविंग है। क्या है बेटा? लिविंग है। तो चलिए हम लोग थोड़ा इसके डिफिनीशन को समझ लेते हैं कि आखिर लिविंग क्या होता है। व्हाट इज लिविंग? सबसे पहले हमारा बात क्या आता है, पॉइंट क्या आता है, लिविंग क्या है? तो लिविंग मीन्स हैविंग लाइफ और बीइंग अलाइव। कोई भी चीज़ है तो उसके पास अगर क्या है? उसके पास अगर लाइफ है, लाइफ का मतलब जीवन है। क्या है? जीवन है। ठीक है, और वो कैसी है? वो कैसी है? वो जीवित है। ठीक है, या फिर वो कैसी है? जीवित है। तो वो क्या कहलाएगी? वो आपकी क्या कहलाएगी? लिविंग कहलाएगी। ठीक, तो लिविंग मीन्स क्या होता है? हैविंग लाइफ और बीइंग अलाइव। अगर कोई किसी के पास लाइफ है या कोई जीवित है या कोई आपको जिंदा नजर आ रहा है, वो क्या है? वही क्या हो जाता है? लिविंग हो जाता है। ठीक है, अब देखिए, समथिंग दैट कैरी आउट सम एसेंशियल फीचर। अब लिविंग के कुछ क्राइटेरिया हो जाते हैं कि आप कैसे कहेंगे कि समथिंग इज लिविंग और समथिंग इज अलाइव। ठीक है, तो यहाँ पे आपको थोड़ा ध्यान देना है कि समथिंग दैट कैरी आउट सम एसेंशियल फीचर मीन्स आप इसको फंक्शन भी कह सकते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे जीव जो कुछ महत्वपूर्ण, एसेंशियल का मतलब जरूरी, कुछ ज़रूरी चीज़ों को कर रहे होते हैं, उन्हीं को हम लोग क्या कह देते हैं? लिविंग कह देते हैं। ठीक है, अब देखिए भाई, उसके बाद हम लोग जब देखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाता है? यहाँ पे आया बात कि लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ सेल। क्या आया बात? यहाँ पे आ गया कि लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। लिविंग थिंग क्या होते हैं बेटा? लिविंग थिंग जो होते हैं सेल के बने हुए होते हैं एंड कैरी आउट सेलुलर एक्टिविटीज़। और इन लिविंग थिंग्स के अंदर क्या होता है? इनके अंदर सेलुलर एक्टिविटीज़ होती हैं। क्या होती हैं? सेलुलर एक्टिविटीज़ होता है। ठीक है, मीन्स इनके बॉडी के अंदर, इनके सेल के अंदर जो होता है बहुत सारे फंक्शन होते रहते हैं। आप कह सकते हो कि मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती रहती हैं, तभी क्या होगा? कोई जो है लिविंग होगा। अगर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो यूनिसेलुलर है चाहे वो मल्टी सेलुलर है, अगर उसके अंदर क्या हो रही है? सेलुलर एक्टिविटीज़ हो रही हैं, मीन्स जो है मेटाबॉलिक एक्टिविटी हो रही है, तभी वो क्या है? वो लिविंग है। अदरवाइज वो क्या हो जाएगा? वो नॉन लिविंग हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक की बात क्लियर हो गई होगी आप सभी को। तो अब हम लोग देख लेते हैं कि कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जो होता है लिविंग की, वो क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, हमने एक जो है बहुत ही सिंपल सा एक आपके लिए इमेज ले रखा है। इस इमेज को जब आप देखोगे तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? यहाँ पे लिखा हुआ है लाइफ। लाइफ का मतलब कोई भी ऑर्गेनिज्म क्या है? वो जीवित है, उसके पास लाइफ है या फिर वो अलाइव है। ठीक है, तो अगर लाइफ है तो उसके पास क्या होगा? उसके पास सबसे पहले कॉन्शियसनेस होगा। ठीक है, क्या होगा? कॉन्शियसनेस होगा। फिर उसका ऑर्गेनाइजेशन कैसा होगा? सेलुलर होगा। कैसा होगा बेटा? सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होगा। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होने का मतलब उसकी जो बॉडी होगी वो किसकी बनी होगी? उसकी बॉडी जो होती है वो सेल से बनी होती है। लेकिन अगर कोई नॉन लिविंग होगा तो क्या होगा? उसकी बॉडी जो होगी वो एटम से मिलकर के बनी होगी। ये भी आप ध्यान रखिएगा। फिर
तीसरा बात लिखा हुआ है उसके अंदर क्या होगा, मेटाबॉलिज्म होगा, मीन्स उसके सेल के अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटी होगी, जो मैंने अभी आपको बताया था क्या होगा, मेटाबॉलिक एक्टिविटी होगी। ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी क्या हो जाता है दोस्तों, मेटाबॉलिक एक्टिविटी हो जाता है। फिर उसके बाद आपका आ जाएगा रिप्रोडक्शन, क्या होता है, रिप्रोडक्शन भी होता है। लेकिन बेटा अगर कोई आपसे कहे कि कोई लिविंग है तो क्या वो जरूरी है कि रिप्रोडक्शन करेगा, नहीं, ये जरूरी नहीं है कि वो रिप्रोडक्शन करे। बहुत सारे ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कैसे होते हैं, वो रिप्रोडक्शन नहीं कर पाते हैं, वो क्या होते हैं, वो अनफर्टाइल होते हैं। कैसे होते हैं, अनफर्टाइल हो जाते हैं। अब देखिए उसके बाद आपका ग्रोथ आ जाता है, कोई भी लिविंग है तो उसके अंदर ग्रोथ आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अब देखिए भाई यहाँ पे हमने कैरेक्टरिस्टिक की बात कर ली, यहाँ पे वही चीज़ें लिखी हुई हैं, ग्रोथ होगा, रिप्रोडक्शन होगा, मेटाबॉलिज्म होगा, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होगा, उसके अंदर कॉन्शियसनेस होगा, उसके अंदर मीन्स अवचेतना होगा। वो क्या करेगा, वो अपने इन्वायरमेंट में होने वाले चेंजेस पे क्या करेगा, रिस्पॉन्स करेगा। जैसे कि हम लोगों ने अभी क्लास 10th में पढ़ा था कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में कि जो प्लांट होते हैं वो सनलाइट की ओर मूव करते हैं, ग्रेविटी की ओर मूव करते हैं, पानी की ओर मूव करते हैं, टच की ओर मूव करते हैं। अगर आप लोग जो होते हैं, आप लोग क्या करते हैं, आप लोग देखिए हम बोल रहे हैं, आप सुन रहे हैं, ठीक है, तो आप क्या कर रहे हैं, आपके अंदर कॉन्शियसनेस है कि नहीं है, बिल्कुल है। तो ये सब क्या है, ये सब कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाते हैं, किसके, लिविंग ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाते हैं। चलिए अब इसके आगे बढ़ते हैं। इसके आगे जब हम लोग बढ़ेंगे तो सबसे पहला पॉइंट हम लोग लेते हैं ग्रोथ। क्या लेते हैं दोस्तों, हम लोग सबसे पहला पॉइंट लेंगे ग्रोथ को लेंगे, जो हमारा क्या है, पहला वाला पॉइंट हो जाता था। कैरेक्टरिस्टिक को लेकर के हम लोगों ने जो बात किया था कि ग्रोथ हमारा यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट हो जाता है। ऊपर से जब आप नीचे आओगे, यहाँ पे देखिए, यहाँ से ऊपर से जब आप नीचे आओगे इसकी बात करेंगे तो सबसे पहले हम लोग बात किसकी करने जा रहे हैं, ग्रोथ की बात करने जा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या लिख दिया हमने, यहाँ पे लिख दिया आपके लिए ग्रोथ लिख दिया। यहाँ पे कुछ हमने डायग्राम भी बना रखा है जिसको आपको लोग देख के समझ जाओगे कि आखिर इसमें क्या आपको समझाने की कोशिश की जा रही है। तो चलिए दोस्तों इसको भी समझ लेते हैं। तो देखो यहाँ पे बताया गया क्या, ग्रोथ हमारा पहला क्या हो जाता है, कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाता है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। इसमें आपको सबसे पहले डायग्राम के माध्यम से ही समझना है, आपको रटना कोई चीज़ नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ समझना है, ठीक है। देखिए सबसे पहले यहाँ पे आपको कुछ दिख रहा होगा, यहाँ पे देखिए तो आपको ध्यान से दिखाई देगा आपको सीड। अगर नहीं दिख रहा है तो फिर भी आप मान लेंगे कि यहाँ पे क्या है, सीड है। अब सीड से यहाँ पे देखोगे थोड़ा सा यहाँ पे सीडलिंग निकल आया, यहाँ पे क्या निकल आया बेटा, सीडलिंग निकल आया। और सीडलिंग कब निकला, सीडलिंग कब निकलेगा, जब उसको दोस्तों फेवरेबल कंडीशन मिलेगा तब, ठीक है। उसको क्या मिलेगा, फेवरेबल कंडीशन मिलेगा, मीन्स उसको क्या मिल जाएगा, उसको बेटा मिल जाएगा पानी मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद उसको क्या मिल जाएगा, उसके बाद उसको पानी मिल जाएगा, पानी के मिलने के बाद उसको जो है सनलाइट मिल जाएगी। ये सब चीज़ें जब उसको मिल जाएंगी तो क्या होगा, वहाँ पे थोड़ा सा ये सीडलिंग निकल आएगा। अब उसके बाद देखेंगे थोड़ा उसमें और ग्रोथ हो रहा है, फिर आगे चल के और ग्रोथ हो रहा है, और बड़ा हो जा रहा है, और बड़ा हो जा रहा है, इसमें फ्लावर्स वगैरह लग जाते हैं, फिर उसमें फ्रूट्स लग जाता है। तो यहाँ पर आपको एक ग्रोथ का प्लांट का डायग्राम दिखा दिया गया। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर कोई क्या है, कोई यंग वन है, कोई छोटा सा बेबी है। उसके बाद क्या होता है, वो थोड़ा सा ग्रोथ करता है, फिर और ग्रोथ करता है, फिर देखिए यहाँ पर आपको थोड़ा चेंज दिख रहा है, ये फीमेल हो जा रही है, यहाँ पर और थोड़ी एडल्ट हो गई, और एडल्ट हुई, ठीक है, फिर थोड़ा ओल्ड हुई और अधिक ओल्ड हो गई, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या है, उसका एक लाइफ साइकिल भी होता है। वो जन्म लेता है, थोड़ा बड़ा होता है, फिर और बड़ा होता है, फिर धीरे से क्या हो जाता है, वो ओल्ड हो जाता है, एक समय आएगा कि वो मर जाएगा, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे जो लिखा हुआ है इसके माध्यम से समझ लेते हैं। देखिए ग्रोथ इज यूजुअली डिफाइंड बाय द, इसको कैसे आप डिफाइन करते हैं, इंक्रीज इन मास एंड नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म। अब ग्रोथ को सबसे पहले आप कैसे डिफाइन करते हो, तो क्या हो रहा है यहाँ पे, सबसे पहला पॉइंट हो जाता है कि मास क्या होगा, उस ऑर्गेनिज्म का मास क्या होगा, मास बढ़ेगा, ठीक है। अब देखिए मास बढ़ेगा और नंबर ऑफ मास भी क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। मास का मतलब आपके बॉडी में जो है एक सेल थी, अब वो लगातार सेल क्या हो रही है, डिवाइड हो रही हैं और नए नए सेल का फॉर्मेशन कर दे रही हैं, ठीक है, ये हो गया। अब दूसरी बात हो जाती है कि ह्यूमन विजुअली ग्रो अप टू अ सर्टेन एज। देखिए यहाँ पे ह्यूमन की बात की गई, तो यहाँ पे ह्यूमन को आप देख सकते हैं कि जो आप जब प्यूबर्टी एज पे आते हो, आप जब प्यूबर्टी पे आते हो तो प्यूबर्टी पे आने के बाद क्या होता है, एक सर्टेन एज के बाद बेटा आपकी ग्रोथ क्या होती है, मीन्स आपकी हाइट क्या होती है, बढ़ना बंद हो जाती है। देखिए यहाँ से यहाँ तक तो हाइट बढ़ी, लेकिन उसके बाद क्या है, हाइट जो है बढ़ना बंद हो गई, रुक गई। अब देखिए यहाँ पे उसकी हाइट उतनी ही है, लेकिन क्या हुआ, बॉडी थोड़ा बेंड हो जाता है ओल्ड एज पे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि ह्यूमन विजुअली ग्रो अप अ सर्टेन एज, कुछ समय तक, कुछ उम्र तक क्या हो रहा है, ह्यूमंस भी क्या करते हैं, विजुअली ये ग्रो अप करते हैं, ठीक है। बट द सेल्स कीप ऑन डिवाइडिंग एंड थस न्यू सेल्स इन द बॉडी कीप ऑन रिप्लेसिंग द ओल्ड वंस। लेकिन क्या होता है, जो हमारी ग्रोथ होती है ना, हमारी ग्रोथ जो होती है मीन्स हाइट में इंक्रीजमेंट जो होता है, वो लगभग जो बॉयज़ होते हैं उसमें बॉयज़ में क्या होता है 19 साल, और लड़कियों में जो होता है वो 18 साल के बाद जो हाइट की ग्रोथ होती है वो रुक जाती है। लेकिन क्या उनकी नंबर ऑफ सेल्स भी रुक जाती हैं, नंबर ऑफ सेल्स जो हो रही हैं बेटा वो तो लगातार ग्रोथ करेंगी। नंबर ऑफ सेल क्या होंगी, लगातार क्या होंगी, बढ़ेंगी। नंबर ऑफ सेल क्या होंगी, लगातार वो जो है बढ़ेंगी, ठीक है। ये बात यहाँ पे हो जाता है आपका क्लियर। अब उसके बाद जो है हम लोग देखेंगे, उसके बाद जब हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाता है, जब आप और आगे जाओगे तो यहाँ पे एक चीज़ और क्लियर कर लेनी है, ठीक है। एक
एक चीज़ जब और क्लियर करोगे तो यहाँ पे क्या हो जा रहा है, सिंपल सा जब हम लोग बात कर लेते हैं, ठीक है, सिंपल सा जब आप लोग बात करेंगे तो एक बार और थोड़ा सा सॉरी इसके लिए। तो देखिए यहाँ पे देखेंगे लगातार पुरानी जो सेल्स होती हैं उसको रिप्लेस करते हुए हमारी जो नई सेल्स होती हैं वो बनती चली जाती हैं। अब देखिए सम ऑफ द नॉन लिविंग थिंग्स आल्सो सीन टू ग्रो इन साइज। अब आपने देखा होगा कुछ नॉन लिविंग है, नॉन लिविंग होने का मतलब जैसे कि पहाड़ आप देख लो, माउंटेन देख लो, ठीक है, वो भी छोटे रहते हैं, धीरे धीरे क्या होता है, बढ़ते चले जाते हैं, बढ़ते चले जाते हैं, ठीक है, ड्यू टू द एक्यूमुलेशन ऑफ पार्टिकल्स। उनके ऊपर क्या हो रहा है बेटा, जैसे कि अब हम लोग थोड़ा समझते हैं इसको। जैसे कि मान लीजिए क्या है, ये आपका पहाड़ है, क्या है, एक आप मान लीजिए ये पहाड़ है, ठीक है। अब ये भी क्या कर रहा है, ये भी इसकी साइज़ क्या हो रही है, लगातार इसकी साइज़ बढ़ती चली जा रही है, इसकी साइज़ क्या हो रही है, लगातार बढ़ती हुई चली जा रही है, ठीक है, ऊपर से इसकी साइज़ बढ़ती हुई चली जा रही है। क्यों बढ़ती चली जा रही है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्यूमुलेशन ऑफ पार्टिकल्स। यहाँ पे पार्टिकल्स क्या हो रहे हैं, लगातार एक्यूमुलेट में से इकट्ठा होते चले जा रहे हैं। कौन से पार्टिकल्स, डस्ट पार्टिकल्स, धूल, गर्दे, कंकड़, पत्थर, ये सब क्या हो रहे हैं, लगातार यहाँ पे क्या हो रहे हैं, ये स्टोर होते चले जा रहे होते हैं। इसलिए क्या होता है, इसमें ग्रोथ आपको देखने को मिल जाता है। अब देखिए एग्जाम्पल के लिए बताया गया ग्रोथ ऑफ माउंटेन, जो मैंने आपको अभी समझाया। लिविंग थिंग्स ग्रो ड्यू टू द सेल डिवीजन। लेकिन जो लिविंग थिंग होती हैं वो मेनली किससे ग्रो करती हैं, वो सेल डिवीजन से ग्रो करती हैं, ठीक है। अब देखिए इसके बाद कहा गया कि इसीलिए क्या कहा गया कि ग्रोथ इज नॉट अ डिफाइनिंग कैरेक्टर ऑफ लिविंग थिंग। लेकिन बेटा ये ग्रोथ जो होता है वो आपका डिफाइनिंग कैरेक्टर नहीं हो जाता है। किसका डिफाइनिंग कैरेक्टर नहीं है, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का। तो आपसे कोई पूछेगा कि बताओ भाई क्या ग्रोथ डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स है लिविंग का, तो आप कहोगे नहीं सर, ये जो है ग्रोथ डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हो कि कुछ माउंटेन भी क्या हो रहे हैं, बाहर से बढ़ते हुए नजर आते हैं। मीन्स बाहर से बढ़ने का मतलब एक्सट्रिंसिक ग्रोथ हो रहा है, ठीक है, एक्सट्रिंसिक ग्रोथ यहाँ पे देखने को आपको मिल जा रहा है। किसमें, माउंटेन में। किसमें भाई, माउंटेन में आपको देखने को मिल जा रहा है। अब उसके आगे हम लोग थोड़ा सा बढ़ लेते हैं, दूसरा पॉइंट हम लोग देख लेते हैं रिप्रोडक्शन, ठीक है, रिप्रोडक्शन की बात कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो है रिप्रोडक्शन को समझाया गया है, चलिए इसको भी समझ लेते हैं। रिप्रोडक्शन में देखा गया कि ये जो आपको एक डक दिख रहा है, ये जो है मदर डक आपको दिख रही है, ठीक है, एक मदर डक आपको दिख गई। उसके बगल में आपको कई सारे क्या दिख रहे हैं, बेबी दिख रहे हैं। क्या दिख रहे हैं, बेबी दिख रहे हैं। तो मदर ने क्या किया, अपने यंग वन को जन्म दिया। यहाँ पे भी एक मदर है, उसके कई सारे बेबी हैं। तो देखिए अब आप अगर एनिमल को देखोगे, प्लांट को देखोगे, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो वो क्या करेगा, वो रिप्रोडक्शन कर रहा है। लेकिन ऐसा नहीं कि सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए भाई इट इज़ द प्रोसेस बाई विच एन ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस एन इंडिविजुअल लाइक इट्स ओन। ये रिप्रोडक्शन आखिर होता क्या है, तो आप लोगों ने क्लास 10th में बहुत ही अच्छे से इसको पढ़ा होगा। तो रिप्रोडक्शन क्या हो जाता है, ये एक ऐसी प्रक्रिया हो जाती है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, अपने ही जैसे नए यंग वंस का फॉर्मेशन कर देते हैं, ठीक है, प्रोड्यूस कर देते हैं, अपने ही जैसे नए यंग वंस को बनाते हैं। देखिए ये क्या कर रही है, ये अपने ही जैसे यंग वंस को बना रही है। अब रिप्रोडक्शन इज ऑफ टू टाइप। देखिए रिप्रोडक्शन दो तरीके का होता है, एक आप जानते हो सेक्सुअल होता है, दूसरा होता है आपका एसेक्सुअल। सेक्सुअल में क्या होता है भाई, यहाँ पे सेक्स ऑर्गन पाए जाते हैं, मीन्स स्पर्म बनेगा, एग बनेंगे, ठीक है, गैमेट का फॉर्मेशन हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है। यहाँ पे क्या हो जाता है बेटा, दो पेरेंट की रिक्वायरमेंट होती है। अब देखिए मोस्ट ऑफ द मैमल्स लाइक ह्यूमंस रिप्रोड्यूस बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ज़्यादातर जो मैमल्स होते हैं वो कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, वो बेटा आपके सेक्सुअल मोड से रिप्रोडक्शन करते हैं। लेकिन अगर सिंपल एनिमल की बात करोगे, अमीबा वगैरह, अमीबा है आपका, ठीक है, हाइड्रा है आपका, प्लाज्मोडियम है आपका, ठीक है, प्लाज्मोडियम है आपका, जो है प्लानेरिया वगैरह हो जाते हैं, ठीक है, प्लानेरिया हो जाता है। ये सब कैसे कर रहे हैं, ये सब एसेक्सुअल कर रहे होते हैं। बेटा आप लोगों ने 10th में इसको पढ़ रखा होगा अच्छे से। अब देखो भाई उसके आगे हम लोग बात करेंगे, ठीक है। जब हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे, बट व्हेन वी कंसीडर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन बिकम एम्बिशियस एज बोथ रिजल्ट फ्रॉम द डिवीजन ऑफ सेल। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जब बताया गया कि अगर हम लोग सिंपल ऑर्गेनिज्म जैसे कि बैक्टीरिया की बात करें तो उसमें ग्रोथ और रिप्रोडक्शन दोनों एक ही जैसे हो रहा है। जैसे कैसे हो रहा है, दोनों में क्या हो रहा है, सेल डिवीजन हो रहा होता है। ग्रोथ में भी सेल डिवीजन होगा और रिप्रोडक्शन में भी सेल डिवीजन होगा। मीन्स सेल डिवाइड करेंगे तो नए ऑफस्प्रिंग का फॉर्मेशन हो जाएगा, और अगर सेल डिवाइड करेंगी तो और उनकी ग्रोथ भी हो जाएगी। अब देखिए इसलिए कहा गया कि भाई रिप्रोडक्शन अगेन कैन नॉट बी कंसीडर्ड अ टिपिकल कैरेक्टर इन डिफाइनिंग लिविंग, ठीक है। लिविंग को डिफाइन करने के लिए यहाँ पे जो रिप्रोडक्शन है ये आपका एक टिपिकल कैरेक्टर मीन्स मेन कैरेक्टरिस्टिक नहीं हो जाता है। तो ये भी आपका अगेन क्या हो जाता है, ये भी आपका डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक नहीं होता है। किसका भाई, लिविंग का डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं हो पाता है। अच्छा चलो ठीक है, इसको हम लोग थोड़ा और सिंपल से समझ लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि आपको बताया गया कि कुछ क्या होते हैं ह्यूमन में, कुछ ट्रांसजेंडर होते हैं बेटा, कुछ
ट्रांसजेंडर होते हैं, तो क्या वो रिप्रोडक्शन करते हैं अपने जैसे यंग को बनाते हैं? तो आप कहोगे नहीं। तो क्या ये रिप्रोडक्शन लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिफाइन कर रहा है? बिल्कुल नहीं कर रहा है। चलो भाई उसके आगे बढ़ लेते हैं हम लोग। उसके आगे हम लोग बढ़ेंगे तो यहाँ पे आपको नजर आ रहा है क्या? मेटाबॉलिज्म। क्या नजर आ रहा है बेटा? मेटाबॉलिज्म आपको नजर आ रहा है। ठीक है, देखिए मेटाबॉलिज्म में क्या होता है कि यहाँ पे देखो डायग्राम सबसे पहले समझते हैं। एनर्जी एंड ह्यूमन लाइफ, ठीक है, एनर्जी आपको है और ह्यूमन लाइफ के बारे में समझना है। सबसे पहले ह्यूमन ने क्या किया? ये खाना खाया, फिर उसके बाद में बॉडी में क्या होता है? बॉडी में एटीपी का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, इसी को हम लोग क्या कह देते हैं? बॉडीज एनर्जी करेंसी। इसके बॉडी में अगर एटीपी बनी तो कैसी बनी? मेटाबॉलिक एक्टिविटी से बनी। फिर उसके बाद क्या होता है? हीट का फॉर्मेशन होता है। हीट एनर्जी क्या होती है? निकलती है। केमिकल वेस्ट में क्या निकलता है? CO2 और वाटर। यहाँ पे आपको सेलुलर रेस्पिरेशन के बारे में थोड़ा सा बताया गया है। ठीक है, सेलुलर रेस्पिरेशन के बारे में आपको बताया गया है। मीन्स जब आप सांस लेते हो तो आपकी बॉडी ऑक्सीजन को यूज करती है क्या करने के लिए? फूड के ब्रेकडाउन को करने के लिए, जिससे क्या बनता है? जिससे ATP का फॉर्मेशन होता है। अब हम लोग इसको थोड़ा इधर से भी समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है केमिकल एनर्जी मीन्स कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड अदर थिंग्स। आपने इनके माध्यम से लिया और आपको मिल जाएगा ATP मिल जाएगा। और हीट तो भाई बाहर निकलता है, सांस आप छोड़ते हो तो कैसा होता है? गर्म होता है। और उसमें CO2 भी निकलता है, वाटर वेपर भी निकलते हैं। देखिए भाई इट कंप्राइजेज ऑल केमिकल रिएक्शन गोइंग इन साइड अ लिविंग ऑफ ए बॉडी। मीन्स आपके बॉडी के अंदर, बॉडी के कहाँ पे? बॉडी के सेल में क्या हो रहा है? जो भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी हो रही हैं उसी को आप क्या कह रहे हो? मेटाबॉलिज्म कह दे रहे हो। और बहुत ही सिंपल से अगर आपको समझना है तो आप लिख सकते हो, आप समझ सकते हो कि मेटाबॉलिज्म आखिर है क्या? कि जो बायोकेमिकल प्रोसेस हो रही हैं, क्या हो रही हैं? बायोकेमिकल प्रोसेस हो रही हैं। कहाँ पे हो रही हैं? आपके सेल के अंदर हो रही हैं। उसी को हम क्या कह देते हैं? मेटाबॉलिज्म कह देते हैं। अब उसके आगे देखेंगे इट इज़ अ टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग बीइंग। मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था कि मेटाबॉलिज्म क्या हो जाता है? एक टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक मीन मेन ये डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स आपका है। किसी भी नॉन लिविंग में ये प्रक्रिया आपको देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि नॉन लिविंग किसका बना हुआ है भाई? एटम का बना हुआ है। ठीक है, अब देखो भाई नॉन लिविंग थिंग डू नॉट शो एनी टाइप ऑफ मेटाबॉलिज्म, जो मैंने आपको क्लियरली समझा दिया। अब उसके आगे हम लोग थोड़ा बात कर लेते हैं। उसके आगे हम लोग बात करेंगे सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। क्या होता है भाई? सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। पहले ही आपको मैं बता चुका हूँ कि जो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में क्या है, हर किसी की बॉडी किससे मिलकर के बनी है? सेल जब ग्रुप में आते हैं टिश्यू बनाते हैं, टिश्यू जब ग्रुप में आते हैं तो ऑर्गन बनाते हैं, ऑर्गन जब ग्रुप में आएगा तो क्या बनाएगा? ऑर्गन सिस्टम का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, ये चीज़ें आप बहुत ही सिंपली समझते हो। अब देखिए यहाँ पे ये सेल्स हैं, टिश्यू बन गया, ऑर्गन बन गया, और कई सारे ऑर्गन सिस्टम साथ में वर्क करते हैं तो क्या बन जाता है? ऑर्गेनिज्म बन जाता है। लेकिन ऐसा कुछ जो है आपको नॉन लिविंग में देखने को नहीं मिलता है। चलो भाई यहाँ पे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का थोड़ा सा पॉइंट समझ लो, जो कक्षा 10 में आप लोग पढ़ चुके हैं। देखो यहाँ पे आपने ये क्या देखा? आपने देखा कि ये क्या है? ये आपका टच मी नॉट पौधा है, टच मी नॉट प्लांट है, जिसको आप छुई कहते हो। आपने छुआ, ये क्या हो गया? ये सिकुड़ गया। ठीक है, अब देखो इसको मैं समझा चुका हूँ 10th में। अब देखो भाई इट इज़ ए प्रॉपर्टी बाय द वर्च्यू ऑफ विच ऑर्गेनिज्म रिएक्ट टू द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट और चेंज इन इंटीरियर एनवायरनमेंट। ये क्या है? ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है बेटा, ऐसी ये प्रॉपर्टी है जिसके वजह से क्या होता है? जिसके वजह से कोई भी लिविंग क्या है? कोई भी लिविंग क्या कर रहा है? अपने आसपास जो चेंज हो रहे हैं, अपने आसपास का मतलब अपनी सराउंडिंग में जो बदलाव हो रहे हैं उस पर क्या करता है? उस पर रिस्पॉन्स करता है। क्या करता है? रिस्पॉन्स करता है। चलो भाई ये भी क्या है? ये एक आपका डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाता है। ठीक है, ठीक। अब जो जितने भी लिविंग हैं उनके पास ये एबिलिटी होती है बेटा कि वो सेंस कर पाएँ कि उनके इन्वायरमेंट में क्या क्या बदलाव हो रहे हैं, चाहे वो पौधा हो, चाहे वो लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, चाहे वो कोई भी अदर सिंपल ऑर्गेनिज्म हो। ठीक है, अब देखिए ये क्राइटेरिया कि क्या कोई डिफाइन कर रहा है, चलो इसको हम लोग समझ लेते हैं, फिर अगला हम टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। चलो भाई यहाँ पे बताया कि कौन कौन सी क्राइटेरिया होती है कि किससे डिफाइन होता है कि कोई भी लिविंग है कि नहीं है। ठीक है, अब लिविंग थिंग क्या कर रहे हैं? मेंटेन एन इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ द बॉडी। जितने भी लिविंग थिंग है वो अपने बॉडी के इंटरनल एनवायरनमेंट मींस इंटरनल टेम्परेचर को मेंटेन करके रखते हैं। इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? होम्योस्टैसिस कह देते हैं। अब आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि बताओ व्हाट इज होम्योस्टैटिस। होम्योस्टैसिस क्या है? तो जितने भी लिविंग हैं उनके इंटरनल बॉडी का इन्वायरमेंट क्या है? वो एकदम से मेंटेन करके रखते हैं बेटा। आपके बॉडी के अंदर का टेम्परेचर हमेशा सेम रहेगा। ठीक है, और इन्वायरमेंट में कोई भी कुछ भी हो लेकिन आपके बॉडी का टेम्परेचर हमेशा मेंटेन रहेगा। ठीक है, अब देखिए द स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग थिंग इज हाईली ऑर्गेनाइज। जितने भी लिविंग थिंग होते हैं उनकी जो स्ट्रक्चर होती है वो हाईली ऑर्गेनाइज होती है, मीन्स स्पेशलाइज होती है। अब देखो इट शुड बी एबल टू ब्रेक डाउन एंड बिल्ड अप न्यूट्रिएंट्स टू कैरी आउट द मेटाबॉलिक एक्टिविटी। मीन जितने भी लिविंग होते हैं उनके अंदर एक क्वालिटी पाई जाती है कि वो न्यूट्रिएंट्स का फॉर्मेशन कर लेंगे। आप खाना खाओगे, न्यूट्रिएंट्स आपको मिल जाएंगे और मेटाबॉलिक एक्टिविटी को वो कर सकते हैं। ठीक है,
उनके पास एबिलिटी होती है अडाप्ट करने की उनके इन्वायरमेंटल चेंज के कंडीशन को। जैसे कि मान लीजिए कि अभी गर्मी खूब ज़्यादा पड़ रही है, गर्मी खूब पड़ रही है, अब आपके इन्वायरमेंट में जो है आपके बॉडी में ऐसा अडाप्टेशन तो है ही है कि आपके पास जो चेंज हो रहा है उसको आप क्या कर ले रहे हो, उसको आप जो है अडाप्ट कर ले रहे हो कि आपके पास आसपास क्या हो रहा है, जो चेंज हो रहा है उसको अडाप्ट कर ले रहे हो। भाई ये तो है नहीं कि आप अडाप्ट नहीं कर पा रहे हो, बिल्कुल अडाप्ट कर ले रहे हो। ठीक है, अब देखो भाई, इट शुड हैव द एबिलिटी टू रिस्पॉन्स टू द एक्सटर्नल स्टिमुली। कोई भी आपके आसपास जो बदलाव होता है उस पर आप क्या करते हो, उस पर आप रिस्पॉन्स करते हो, रिएक्ट करते हो। आपकी मम्मी ने आपके ऊपर चिल्ला दिया तो आप भी गुस्सा हो गए, आप खाना नहीं खाए। ये क्या है, ये सब एबिलिटी ही तो है भाई, क्या करने की, रिस्पॉन्स करने की। इट शुड बी एबल टू इंक्रीज इन साइज एंड मास। और आप क्या हैं, आप एबल हैं अपने नंबर को, मीन्स अपने नंबर को, मतलब सेल्स की सेल्स क्या हो रही है, लगातार बढ़ रही है, मास क्या हो रहा है, लगातार बढ़ रहा है। आप 50 किलो थे 60 किलो के हो गए, आप 40 किलो के हो गए, ये सब क्या हो रहा है, सब बढ़ रहा है। चलो भाई, इसके आगे के टॉपिक को हम लोग बात करेंगे दूसरे वीडियो में, चूँकि वीडियो बड़ा ही लंबा हो जाता है तो फिर मज़ा नहीं आता है, ना आप पढ़ते हैं ना समझाने में मज़ा आता है। चलो इसके आगे के हम लोग टॉपिक को बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।